Good morning, sir. Good morning. तो हमारा पॉलिनोमियल वाला चैप्टर हो गया ना? हाँ सर, हो गया। आपने कहा था आप चैप्टर 15 स्टार्ट करवाओगे। हाँ ठीक है। बाकी बच्चे कहाँ हैं? 3। सर होमवर्क इज डन 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 डन। बाकी कहाँ हैं? अनिल, दर्शिल और बाकी प्रिंस। एक मिनट में फोन करके आया।
चलो स्टार्ट Good करते morning. हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। चलो स्टार्ट करते हैं हम हमारा न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 15, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो लास्ट ईयर भी हमने प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी। प्रोबेबिलिटी मतलब कोई भी चीज़ के चांसेस कितने हैं, वो चीज़ हमें पता करनी है, या किसी भी चीज़ को हम निकाल रहे हैं उसका। ठीक है ना, कोई भी जैसे बॉल है एक बैग के अंदर से, तो वो कितने परसेंट चांसेस है कि वो हम वही बॉल निकालें, रेड कलर की या ब्लू कलर की, तो वो सब चीज़ें। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे द theory of probability and the theory of error now constitute a formidable body of great mathematical interest and great practical importance। तो जो probability थ्योरी है वो बहुत ही important है हमारी डेली लाइफ के लिए। तो हम क्लास 9 में क्या क्या पढ़ चुके हैं यहाँ पर देखेंगे। तो in class 9 you have studied about the experimental probability of event which were based on the result of actual experiment। ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट विच वर बेस्ड ऑन रिजल्ट ऑफ एक्चुअल एक्सपेरिमेंट, मतलब हमने एक्चुअल एक्सपेरिमेंट किए उस पर बेस्ड हमने पढ़ी थी। तो यहाँ पर हम यहाँ पर एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, हम सिर्फ थ्योरी के बेस पर अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे 10th में, और वहां पर हमने बार बार एक्सपेरिमेंट किया था। तो वी डिस्कस्ड एन एक्सपेरिमेंट। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम देखेंगे वी डिस्कस्ड एन एक्सपेरिमेंट फॉर टॉसिंग अ कॉइन। कितनी बार टॉस किया हमने कॉइन को? 1000 टाइम। इन विच द फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटकम्स आर एज फॉलोज। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हेड कितनी बार आया और टेल कितनी बार आया। तो हेड जो हमें मिला दैट इज 455 टाइम्स, एंड टेल जो हमको मिला वो मिला 545 टाइम्स। ठीक है, तो ये चीज है। अब अकॉर्डिंग टू एम्पेरिकल फॉर्मूला हमने एक्सपेरिमेंट किया, तो उसमें से हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? तो 1000 में से हम देखेंगे कि 455 टाइम्स हमें क्या मिला? हेड मिला, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 0.445। और वहीं हम टेल की बात करें तो टेल की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0.545। ठीक है, समझ में आया? तो ये जो प्रोबेबिलिटी थी, इस प्रोबेबिलिटी को हम कहेंगे एक्सपेरिमेंटल या एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी। क्या बोलेंगे? एक्सपेरिमेंटल या एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटीज। ठीक है ना, जिसमें हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसके बाद हम उसकी वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं। तो चलो अब हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी का मतलब है एस्टिमेट निकालना, मतलब क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। 1000 टाइम में से हमने उछाला सिक्के को, तो उसमें से हमारी पॉसिबिलिटीज क्या रहेगी कि हम हेड हमें कितनी बार मिले। तो जब भी हम देखेंगे, क्लोजर लुक देखेंगे, 1000 बार उछाला, 10,000 बार उछालेंगे, या फिर 1 लाख टाइम्स उछालेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? 50-50% चांसेस। तो वहीं से हमने एक थ्योरी बना ली कि जब भी कॉइन को उछालेंगे तो वो एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमने पता किया है कि 50-50% चांसेस होंगे दोनों के, हेड के भी और टेल के भी। तो वो हमने बना ली थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी। ठीक है ना, जैसे इन्होंने बोला फॉर एग्जाम्पल 18th सेंचुरी फ्रेंच नेचुरलिस्ट कॉम्टे दी बफन टोस्ड अ कॉइन 4040 टाइम and he got 2048 times head. The experimental probability of getting head in case of is 0.507। इतने परसेंट मतलब 50% हमें चांसेस मिले कि वो क्या मिलेगी इसमें। फिर जब उन्होंने रिकॉर्ड किया 10,000 टाइम्स कॉइन को टॉस किया, तो उसमें से 5067 टाइम्स आपको क्या मिला? हेड मिला। तो यहाँ पर भी 50% चांसेस ही मिले। तो इससे ये समझ में आया उन्हें कि जब हमें कॉइन को मिलियंस टाइम बिलियंस टाइम उछालेंगे तो भी 50% चांसेस होंगे। तो वहां से उन्होंने एक थ्योरी बना ली, तो विच वी कॉल द थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी। थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड क्या बनाई हमने, और गेटिंग टेल, कि हम मान लेते हैं कि दोनों के 50-50% चांसेस है। तो वो हमने एक्सपेरिमेंट के लिए ही एक्सपेरिमेंट किया और उससे एक थ्योरी बना ली, तो उसे हम बोलेंगे थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी। अब व्हाट इज थियोरेटिकल अप्रोच? अब थियोरेटिकल अप्रोच क्या होती है, तो वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सपोज अ कॉइन इज टॉस्ड एट रैंडम, एक कॉइन को मैंने उछाला। ठीक है ना, व्हेन वी स्पीक ऑफ अ कॉइन वी अज्यूम इट टू बी फेयर, दैट इज इट इज सिमेट्रिकल, सो दैट
so that there is no reason for it to come down more often on one side than the other. अगर एक कॉइन को हम उछालते तो उसको फेयर कॉइन कब बोलेंगे? जब हमें ये नहीं पता होगा कि कौन सा हिस्सा जमीन पर आएगा। मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि हेड आएगा या टेल, दोनों के चांसेस इक्वली हो, तभी हम उस कॉइन को बोलेंगे कि फेयर कॉइन होगा। वी कॉल दिस प्रॉपर्टी ऑफ कॉइन एज बीइंग अनबायस्ड, और इस प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे अनबायस्ड। अनबायस्ड मतलब किसी की भी तरफ नहीं होना। जैसे हम यहाँ पर बोलते हैं कि बायस्ड है, बायस्ड है मतलब वो उसकी तरफ, उसके, जैसे अपन बोल सकते हैं कि एक कोई भी दो फ्रेंड है तो ऑब्वियसली वो फ्रेंड का ही क्या करेगा, मतलब तरफदारी करेगा या उसका हिस्सा ही लेगा। तो यहाँ पर उसको हम बोलेंगे बायस्ड। बट कॉइन के केस में ऐसा नहीं है, कॉइन हमेशा हेड और टेल दोनों आने के चांसेस होते हैं 50-50%, तो इसीलिए हम उसको बोलेंगे अनबायस्ड। ठीक है। बाय द फ्रेज रैंडम टॉस, उसको हम क्या बोलेंगे? रैंडम टॉस। वी मीन दैट द कॉइन इज अलाउड टू फॉल फ्री विदाउट एनी बायस और एनी इंटरफेरेंस। तो यहाँ पर हम इसीलिए जब मैच होता है तो कॉइन का यूज करते हैं फॉर टॉस, बिकॉज वी नो दैट इट इज अ फेयर टॉस और फेयर रैंडम टॉस और अनबायस्ड टॉस। हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये हमारा फेयर टॉस होगा, यहाँ पर कोई भी चांसेस नहीं है कि किसी को हमने पार्शियलिटी की है, तो इसीलिए हम कॉइन का यूज करते हैं टॉस के लिए। We know in advance that the coin can only land in one of two possible way. जब अब कॉइन जब लैंड करेगा तो उसके दो पॉसिबल वे होंगे, या तो हेड मिलेगा या फिर टेल मिलेगा, एदर हेड और अप टू टेल अप। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि वो कभी भी ऐसा नहीं मानेंगे हम कि वो कैसा लैंड करेगा, खड़ा लैंड करेगा, मतलब उसकी एज पर वो हमेशा या तो हेड देगा या फिर टेल देगा। ठीक है, दो ही पॉसिबल वेज हम मान सकते हैं। तो we can responsible assume that each outcomes head or tail as likely occur. As likely occur मतलब दोनों के chances likely है, मतलब 50-50%। तो we refer to this by saying the outcomes of head and tails are equally likely. Equally likely का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी दो चीज है तो वो हमारे पास क्या होंगे? इक्वली लाइकली होंगे। क्यों इक्वली लाइकली क्यों होंगे? क्योंकि दोनों के 50-50% चांस है। अब जैसे एक बॉक्स है, एक बॉक्स के अंदर तीन कलर की बॉल है, रेड ग्रीन एंड ब्लू, तीनों एक एक बॉल है, तो वो भी वहां पर भी क्या होगा? इक्वली लाइकली, तीनों के इक्वली चांस होंगे आने के। अगर हम उस बॉक्स में अगर हाथ डाल के एक बॉल को चूज करेंगे तो तीनों के चांसेस बराबर होंगे, क्योंकि कोई भी बॉल आ सकती है। तो इसको भी बोलेंगे इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली मतलब सबके जितने भी आपके ऑब्जेक्ट है सबके इक्वली चांसेस हो। ठीक है, तो देखो फॉर अनदर एग्जांपल ऑफ इक्वली लाइकली आउटकम्स, सपोज वी थ्रो अ डाइस। अब एक डाइस है, उस पर 1 से लेकर 6 तक के नंबर है, तो सबके आने के चांसेस इक्वली है। ऐसा थोड़ी कि 1 ही 1 1 9 है। तो इसको बोलेंगे इक्वली लाइकली आउटकम्स ऑफ थ्रोइंग अ डाइस। बट वहीं हम बात करें कि एक डाइस है, उस पर 1 2 बार लिखा है और बाकी सारे नंबर 2 3 4 5 6 है ही नहीं, तो ये इक्वली लाइकली नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 1 के चांसेस ज्यादा बढ़ गए। 2 और 3 और 4 5 के कंपैरिजन में 1 के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि 1 दो फेस पर है, तो ये इक्वली लाइकली नहीं होगा। ठीक है ना। अब सपोज दैट एक बैग कंटेन अ ब्लू बॉल, अ येलो बॉल, 4 रेड बॉल है और एक ब्लू बॉल है। एक बैग के अंदर 4 रेड बॉल है और एक ब्लू बॉल है। तो व्हाट आर द आउटकम्स? आर द आउटकम्स अ रेड बॉल एंड ब्लू बॉल इक्वली लाइकली? तो यहाँ पर इक्वली लाइकली नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रेड बॉल आने के चांसेस ज्यादा है, ब्लू बॉल आने के कम है। तो यहाँ पर इस टाइप के एक्सपेरिमेंट को हम कहेंगे नॉट इक्वली लाइकली, या इस टाइप के आउटकम्स को बोलेंगे हम नॉट इक्वली लाइकली। मतलब सबके बराबर चांसेस होने चाहिए होने के या फिर हमें मिलने के, तो उसे बोलेंगे हम इक्वली लाइकली आउटकम्स। ठीक है ना। और अगर वो एक भी ज्यादा हो गया तो नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि वी विल अज्यूम दैट ऑल एक्सपेरिमेंट, सभी एक्सपेरिमेंट्स कैसे होंगे? हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स। तो हमने जितने भी एक्सपेरिमेंट यहाँ पर माने, थियोरेटिकल अप्रोच में हम यही सपोज करके चलेंगे कि सबकी पॉसिबिलिटी इक्वली है। तो इस टाइम पर जो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होगा वो होगा नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट हैपन, जितनी बार इवेंट आया है
इज अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, जितनी बार हमने ट्रायल किए। ठीक है, तो ये हो गया। अब थ्योरेटिकली प्रोबेबिलिटी या क्लासिकल प्रोबेबिलिटी भी इसे बोलते हैं, उसमें ये फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है। इस फॉर्मूले में क्या हो जाती है, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई एंड नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउट एक्सपेरिमेंट। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई, मतलब ई क्या है, एक इवेंट है। ई क्या है, एक इवेंट है। इसका मतलब जिस इवेंट में हमने जैसे एक कॉइन को टॉस किया तो हेड, हेड एक इवेंट होगा, टेल मिलने का एक इवेंट होगा, तो हमने ई इवेंट मान लिया हेड मिलने का। तो हेड कितनी बार मिलेगा, 1। टोटल इवेंट कितने होंगे, 2, तो 1/2 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, तो ये सिर्फ थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी कब लगानी है, जब इक्वली लाइकली आउटकम्स मिले। ठीक है, अब देखो ये पियरे, सिम्पसन, लैपलास, ये एक मैथमेटिशियंस थे, ग्रेट मैथमेटिशियंस। इन्होंने अपनी बुक द बुक ऑफ नहीं, इन्होंने नहीं लिखी है, ये तो बाद में आए थे। प्रोबेबिलिटी थ्योरी हैड origin in 16th century when Italian physician and mathematician J. Cardan wrote the first book on the subject, the book of game of chance, the book on game of chance। चांस के ऊपर एक इन्होंने बुक लिखी थी। Since its inception, the study of probability has attracted an attention of great mathematician James Bernoulli। James Bernoulli in 1654 to 1705 and Adi Moiver, ठीक है ना, एंड पियरे, सिम्पसन, लाप्लास। ये आप जब आगे बढ़ोगे, आगे पढ़ोगे इंजीनियरिंग में, तो ये बर्नौली और सिम्पसन, लाप्लास, इनके बहुत सारे मतलब थ्योरी पढ़ने वाले हो आप। मैथ्स में बहुत सारे इन्होंने थ्योरम दिए थे, बहुत सारी सीरीज दी थी, तो इनको आप आगे पढ़ोगे। ठीक है ना, आर अमंग दोज द मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ टू दिस फील्ड लाप्लास थ्योरी, ये फेमस थ्योरी है। ठीक है, लाप्लास थ्योरी जो थी वो बहुत ही फेमस थ्योरी थी। दर्शेल म्यूट करो। एनालिटिकल दस प्रोबेबिलिटीज 1812 is considered to be the greatest contribution by single person to the theory of probability। तो लाप्लास का, सिम्पसन लाप्लास का बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूशन था प्रोबेबिलिटी में निकलने में। In recent year, probability has been used extensively in many areas such as biology, physics। इनमें सब में probability यूज होती है कि नंबर ऑफ चांसेस, कभी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसके चांसेस कितने परसेंट चांसेस होंगे कि वो सक्सेसफुल हो। तो देखो यहाँ पर हम फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, अब अपन आते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड व्हेन अ कॉइन टॉस्ड वंस। एक कॉइन को हमने एक बार उछाला तो उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी और टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो हमने एक्सपेरिमेंटली देखा है, तो हमने मान लिया हेड के लिए एच और टेल के लिए टी। तो लेट ई, ये ऐसा हमें लिखना जरूरी है, लेट ई बी द इवेंट टू गेटिंग हेड। हमने एक ई इवेंट माना जिसमें हमने इवेंट में मान लिया कि हमें हेड मिले, क्या मिले, हेड मिले। तो उस ई इवेंट के लिए फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे, तो फेवरेबल आउटकम्स होंगे ओनली 1, एक ही आउटकम्स होगा। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, दोनों का मतलब एक ही है। ई लिख दिया तो ई इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। तो नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई, तो एक ही आउटकम्स है और टोटल आउटकम्स कितने थे, हेड एंड टेल, 2 आउटकम्स थे, तो 1/2। तो इफ एफ इज इवेंट गेटिंग अ टेल, तो उसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/2 ही होगी। ठीक है, अब देखो, अ बिग कंटेन रेड बॉल, अ ब्लू बॉल एंड अ येलो बॉल। तो तीनों एक एक बॉल है। ऑल द बॉल्स बीइंग द सेम साइज, कृतिका टेक आउट अ बॉल फ्रॉम अ बैग विदाउट लुकिंग इनटू इट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक आउट येलो बॉल। तो येलो बॉल एक ही है, तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, 1, टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 3। रेड बॉल में फेवरेबल आउटकम्स, तो यहाँ पर हमें इवेंट, अलग अलग इवेंट सपोज करने पड़ेंगे। देखो इन्होंने सपोज किए होंगे कि लेट वाई बी द इवेंट टू टेक बॉल टेकन आउट इज येलो। ठीक है ना, येलो बॉल के लिए एक इवेंट मान लिया वाई, फिर ब्लू बॉल के लिए एक इवेंट मान लिया बी, और रेड बॉल के लिए एक इवेंट मान लिया आर। तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 3। नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू वाई, वाई के फेवर में एक ही आउटकम है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3, रेड की भी 1/3 और ब्लू की भी 1/3।
तो यहाँ पर हमें एक रिमार्क्स है, ये रिमार्क्स वाली थ्योरी आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है कि इन इवेंट हैविंग ओनली वन आउटकम्स ऑफ एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एलिमेंट्री इवेंट। अगर किसी भी इवेंट का एक ही आउटकम्स है तो उस इवेंट को हम बोलेंगे एलिमेंट्री इवेंट। क्या बोलेंगे? एलिमेंट्री इवेंट। और हमेशा एलिमेंट्री इवेंट का सम कितना होगा? एलिमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होगा? 1 होगा, ये याद 1। रखना। ठीक है ना? तो यहाँ पर इन्होंने वही चीज बोली है कि द सम ऑफ एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज ऑलवेज 1। तो जो सम होगा उनके एलिमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी का, वो हमेशा 1 होगा। तो ये याद रखना, एलिमेंट्री इवेंट किसे बोलते हैं? जिसमें एक ही आउटकम्स, ओनली वन आउटकम्स, तो उसे हम बोलेंगे एलिमेंट्री इवेंट। और इस टाइप के इवेंट के प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 होगा। ठीक है? तो सपोज वी थ्रो अ डाइस, तो सर को सब पे 1 2 3 4 5 6 है, तो सब पे 1 इवेंट होंगे, मतलब 1 के लिए चांसेस 1 होगा, 2 के लिए, तो इन सब इवेंट को हम बोलेंगे एलिमेंट्री इवेंट। क्या बोलेंगे? एलिमेंट्री इवेंट। ठीक है? बट यहाँ पर हमें क्या पूछा गया है कि ऐसा नंबर ढूंढ के बताओ जो 4 से ग्रेटर हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो हमने एक इवेंट सपोज किया ई, जिसमें हम एक नंबर को चूज करेंगे जिसकी वैल्यू 4 से ज्यादा हो। तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे? 6। अब ऐसे कितने फेवरेबल आउटकम्स होंगे जो 4 से ज्यादा होंगे? तो 4 से ज्यादा नंबर दो ही होते हैं, 5 और 6। तो यहाँ पर हमारी प्रोबेबिलिटी हो गई 2/6। अब इन्होंने सेकेंड क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेस देन 4। तो हमने एक और इवेंट सपोज किया कि उसमें हम ऐसा नंबर ढूंढ रहे हैं जो लेस देन और इक्वल टू 4 है। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स तो 6 ही रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे। तो लेस देन 4 और इक्वल टू 4, लेस देन 4 में 3 नंबर होंगे, 1 2 3, और इक्वल में 4 भी आ जाएगा। तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए? फेवरेबल 4। फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? 4, और टोटल आउटकम्स 6। तो 4/6 यहाँ पर से प्रोबेबिलिटी मिली। तो इस टाइप से ही हमें आंसर्स लिखने हैं, याद रखो हमेशा। ठीक है? फिर एक यहाँ पर हमें एक इस इवेंट को पढ़ेंगे जिसे हम बोलते हैं ई नॉट या नॉट ई। इसको कॉम्प्लीमेंट इवेंट भी बोलते हैं। जैसे कोई भी हम एग्जाम देते हैं तो उसमें पास होने की चांसेस 70% है, तो फेल होने के, मतलब फेल को क्या बोलेंगे हम? नॉट पास। ठीक है ना? या कॉम्प्लीमेंट इवेंट, उन दोनों का सम हमेशा 1 मिलेगा। जैसे पास होने की और फेल होने की प्रोबेबिलिटी एक दूसरे पे डिपेंड करती है। अगर 70% चांसेस है पास होने के, तो 30% चांसेस क्या है? फेल होने के भी है। तो ये दोनों को हम बोलेंगे एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट इवेंट। जैसे हेड और टेल, अगर हेड 70% चांसेस है कि हेड आ सकता है, तो टेल के कितने चांसेस है? 30%। तो ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट इवेंट होंगे। तो यहाँ पर हम वही चीज पढ़ने वाले हैं कि देखो, फॉर एन एग्जाम्पल वी नोट दैट पी ऑफ ई एंड पी ऑफ एफ। तो यहाँ पर हमने देखा हेड के लिए प्रोबेबिलिटी और टेल के लिए प्रोबेबिलिटी, दोनों के लिए 1/2 है, और दोनों का सम 1 है। इफ ई इज इवेंट टू गेटिंग हेड और एफ एक इवेंट है टेल के लिए। अब यही एग्जाम्पल 3 में देखा हमने कि ग्रेटर देन 4 के लिए क्या आंसर आ रहा था? 1/3। और लेस देन 4 के लिए क्या एग्जाम्पल आ रहा था? लेस देन और इक्वल टू 4 के लिए 2/3। इन दोनों का सम कितना आ रहा है? 1। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि ये दोनों इवेंट जो थे एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट थे। क्या थे? एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट, मतलब इन दोनों का सम कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो यहाँ पर हम उस इवेंट को बोलेंगे नॉट ई, उसके ऊपर हम लगा देंगे बार। जैसे पी ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, प्लस पी नॉट ई, इसका मतलब होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट हैपन ई। ठीक है ना? ई नहीं है जहां पर, तो वहां पर इन दोनों का सम कितना होगा? जैसे पास होने की और फेल होने की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होगा? 1 होगा। तो अगर हमें एक भी प्रोबेबिलिटी पता है तो हम इस फॉर्मूले के थ्रू उसको निकाल सकते हैं। जैसे नॉट ई निकालना है तो 1 में से पी ऑफ ई माइनस कर देंगे। ठीक है ना? अगर पी ऑफ ई निकालना है तो 1 में से पी नॉट ई को माइनस कर देंगे। तो इन जनरली हम बोल सकते हैं कि ये हमारा एक फॉर्मूला होगा। ये आप नोट डाउन करके रखिएगा, ये फॉर्मूला। जब भी हमें कॉम्प्लीमेंट इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी तो हम इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। ठीक है? यस सर। अब यहाँ पर हम कुछ इवेंट्स पढ़ेंगे, जैसे इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट क्या होंगे? ऐसे इवेंट जिसके चांसेस 0 है या जिसकी प्रोबेबिलिटी 0। ठीक है ना? तो उस इवेंट को हम बोलेंगे इम्पॉसिबल इवेंट।
जैसे आपकी डाइस को आपने थ्रो किया तो 8 कितने पर मिलेगा, 8 कहाँ पर मिलेगा, तो 8 मिलेगा ही नहीं, 8 होता ही नहीं है डाई पर, तो कहाँ से मिलेगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0। ठीक है ना, तो 0/6 मतलब 0% प्रोबेबिलिटी होगी 8 को मिलने की। तो ऐसा इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है उसे हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है ना, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच इम्पॉसिबल टू ऑकर इज 0, सच इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। ये लिख लेना इम्पॉसिबल इवेंट की डेफिनेशन। अब हम देखते हैं कि एक ऐसा इवेंट जिसमें प्रोबेबिलिटी हमेशा 100% हो। जैसे मैंने बोला कि आप मुझे बताइए कि डाइस को थ्रो किया मैंने तो <7 नंबर मिले, तो सारे नंबर <7 है, मतलब कोई भी नंबर आएगा तो 100% प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है ना, गेटिंग अ नंबर <7, तो सारे नंबर डाइस पर क्या होते हैं, तो वो जाएंगे 6/6, मतलब 1 प्रोबेबिलिटी जाएगी हमारी। आया समझ में? यस सर। हाँ, तो इस टाइप की प्रोबेबिलिटी को हम बोलेंगे श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट। ये पूछे जाते हैं एमसीक्यू में कि प्रोबेबिलिटी लिखो, इम्पॉसिबल इवेंट की क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, तो वहां होगी 0, और श्योर इवेंट और सर्टेन इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होगी, 1 होगी। क्या होगी, 1 होगी। तो यहां से हमें ये चीज पता चली एक, कि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, और हमेशा इनके बीच में ही होगी। फिर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो फॉर्मूला लिखा है ये याद रखना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी नंबर या एनी थिंग्स ऑब्जेक्ट, वो 0 हो सकती है, 1 भी हो सकती है, और हमेशा इन दोनों के बीच में ही होगी। ना तो 0 से छोटी होगी और ना ही 1 से बड़ी होगी। तो कभी कभी एमसीक्यू में ये दे दिया जाता है या ट्रू और फॉल्स में कि एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी है 2, तो इज इट राइट, तो ये हो जाएगा फॉल्स। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 1 से बड़ी प्रोबेबिलिटी हमें दी है, तो 1 से छोटी होनी चाहिए। 1 होगा तो भी चलेगा ट्रू, 0 होगा तो भी चलेगा, और इसके बीच में होगा, ठीक है ना, तो भी चलेगा, 0 पॉइंट समथिंग कुछ, ना तो नेगेटिव होनी चाहिए और ना ही 1 से बड़ी होनी चाहिए। तो ये याद रखना है, ये कुछ चीजें हैं, अगर आप याद रखोगे तो आपके लिए ही फायदा होगा। ठीक है, अब आपने कार्ड्स तो खेले ही होंगे ना? खेले हैं सर, पर थोड़ा कम खेले हैं। यस सर। तो ये जितनी चीजें मैंने मार्क करवाई है वो सब चीजें आपने लिखी, इम्पॉसिबल इवेंट, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला नोट डाउन किया आपने? सर ने स्क्रीनशॉट ही लिया है। हाँ, स्क्रीनशॉट लिख, हाँ स्क्रीनशॉट ले लिया है सर। हाँ उनको लिख लेना, जितने जितनी चीजों को मैंने बोला कि ये मार्क कर लेना, ये कर लेना उनको। अब देखो हम यहाँ पर कार्ड्स के बारे में पता चलेंगे, तो टोटल कितने कार्ड्स होते हैं, तो ये चीज यहाँ से यहाँ तक लिख लेना अपने को। ठीक है ना, ये पूरा है। 52। हाँ, ये 52 कार्ड्स होते हैं, ये याद रखना है हमें कि टोटल 52 कार्ड्स होते वो हैं। तो पता है। उसमें से 4 स्वीट्स होते हैं, मतलब 4 अलग अलग कलर के पत्ते होते हैं, कार्ड्स होते हैं। तो उसमें से हर कार्ड्स कितने होते हैं, 13 होते हैं। हर स्वीट्स के कितने कार्ड्स होते हैं, 13। मतलब आपका जो ये ब्लैक कलर का हार्ट होता है इसे हम बोलते हैं स्पेड्स, जो रेड कलर का हार्ट हार्ट उसे हार्ट ही बोलते हैं, इसे हम डायमंड बोलते हैं, और इसे हम बोलते हैं क्लब। तो ये याद रखना है, क्योंकि आपको कभी भी आप जो लोकल लैंग्वेज में बोलते हो उस टाइप से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है ना, अब जो क्लब और स्पेड होते हैं वो कितने होते हैं, ब्लैक कलर के, तो ब्लैक कलर के कितने कार्ड होते हैं, 26, और रेड कलर के कितने कार्ड्स होते हैं, 26। तो ये याद रखना, ब्लैक कलर के 26 कार्ड्स होते हैं और रेड कलर के भी 26 कार्ड्स होते हैं। तो हार्ट और डायमंड आर रेड कलर। द कार्ड्स ऑफ इन इच सूट्स आर एस, किंग, क्वीन और जैक, और उसके अलावा इतने, तो ये टोटल मिला के 13 कार्ड होते हैं। अब उसमें से फेस कार्ड किसको बोलते हैं, जे, क्वीन और किंग को, इनको। तो टोटल फेस कार्ड्स कितने होते हैं, 12, हर कलर के 3-3 पत्ते। ठीक है ना, 3-3 कार्ड, जे, क्वीन और किंग, इन्हीं को हम फेस कार्ड बोलते हैं, जिसमें फेस बने होते हैं। ठीक है ना, तो उनको हम फेस कार्ड बोलते हैं, और वो हर कलर में 3 होते हैं। मतलब रेड कलर के कितने होंगे, टोटल 6 होंगे, और ब्लैक कलर के भी 6 होंगे, और हर स्वीट्स के 3-3 कार्ड होंगे, तो टोटल 12 कार्ड्स होंगे। तो ये आपको लिख कर रखना है, क्योंकि यहीं पे बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ओके चलो अब सर। हम आगे बढ़ते हैं।
तो यहाँ पर आपसे पूछेगा वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वेल शफल डेक। डेक मतलब वो कार्ड की जो होते हैं 52 कार्ड्स उसमें से, तो व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड एच, मतलब इक्का जो ए आता है लिखा है ना उसको बोलते हैं अमर। तो उसको हम टोटल कितने होते हैं, तो दे आर 4 एशेज इन डेक, लेट ए बी द इवेंट। तो हमें ऐसे ही लिखना है जैसे यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है ना, कि हम पहले लिखेंगे कि 4 एस होते हैं, उसमें से हमने एक इवेंट ई माना जिसमें हम किस कार्ड को निकाल रहे हैं, द कार्ड इज एन एज, ठीक है ना। तो हमें एज मिले उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे, तो टोटल 4 कार्ड्स रहते तो 4 आउटकम्स होंगे। द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, तो टोटल कितने कार्ड्स हैं 52। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई मतलब एज की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 4/52। तो इस टाइप से हमें निकालना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉट बी एन एस मतलब कॉम्प्लीमेंट इवेंट, या तो एस मिले या तो नहीं मिले। तो हम क्या करेंगे, इसको 1 में से माइनस कर देंगे, मतलब नॉट ई की प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें। हमने ई की प्रोबेबिलिटी निकाली तो वो मिली 1/13। अब अगर हम ई नॉट की या नॉट ई की निकालेंगे तो इसको 1 में से इसकी प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देंगे, जहां जहां पर हमें एज मिला। तो 1/13 तो ये आ जाएगा 12/13। इस टाइप से हम निकाल सकते हैं। टू गेटिंग एन एज, नॉट गेटिंग एन एज, तो मिले या नहीं मिले। तो मिलने की अगर मिल गई हमें प्रोबेबिलिटी तो हम उसको 1 में से माइनस करेंगे, तो एज नहीं मिलने की मतलब एज नहीं मिले उसकी प्रोबेबिलिटी होगी हमारी। तो यही चीज इन्होंने दो तरह से करके बताई, या तो आप देखोगे 52 में से 4 कार्ड्स माइनस कर दोगे, मतलब 48 टाइम्स आपको क्या मिलेगा, एज नहीं मिलेगा 52 में से। तो ये भी इन्होंने बताया, और दूसरा तरीका जो मैंने कैलकुलेट करके बताया उससे भी आसानी से इन्होंने निकाल दिया। अब देखो 2 प्लेयर है संगीता एंड रेशमा, 2 प्लेयर है संगीता और रेशमा। तो प्ले अ टेनिस मैच, दोनों के बीच में एक टेनिस मैच हुआ। इट इज नोन द प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग अ मैच। तो संगीता के जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.62। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग मैच, तो जब रेशमा जीतेगी तो 0.0। हाँ संगीता हार जाएगी, मतलब द प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग, द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग मतलब 1 - PS। क्यों, संगीता जब हार जाएगी मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हो गए दोनों, जब वो जीतेगी तो वो हार जाएगी, वो हारेगी तब वो जीत जाएगी, ठीक है। तो हमने एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट इवेंट है तो 1 में से माइनस कर दिया। तो 1 - 0.62 करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 0.38%। 62% प्रोबेबिलिटी है संगीता के जीतने की, तो 38% प्रोबेबिलिटी होगी रेशमा के जीतने की। अब देखो यही एक क्वेश्चन है जो, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान से देखना है। एग्जाम्पल 6, सविता एंड हमीदा आर फ्रेंड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट विल हैव डिफरेंट बर्थडे। जैसे स्वयं और पीयूष, आपकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि आपका बर्थडे जो है वो अलग अलग दिन पर आए, सेम डे पर नहीं आए, अलग अलग। तो देखो जैसे स्वयं का बर्थडे 1 जनवरी को आ गया, तो स्वयं का फिक्स्ड हो गया एक डे 1 जनवरी। अब टोटल डेज कितने होते हैं, तो टोटल डेज होते हैं हमारे पास 365। उसमें से 365। एक चला गया क्योंकि 1 जनवरी को अब पीयूष का बर्थडे नहीं होना चाहिए, तभी तो हम बोलेंगे ना डिफरेंट डेज। तो पीयूष के पास कितने चांसेस हैं, 364 चांसेस हैं। तो वो उसमें से किसी भी डे पर अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर सकता है। तो आउट ऑफ 365 364 मतलब 99% चांसेस है कि दोनों का 99.9% चांसेस है कि दोनों का बर्थडे डिफरेंट डेट पर हो, क्योंकि एक हमने फिक्स कर दिया। 365 में से 364 चांसेस है कि अलग बर्थडे ही मिलेगा, ठीक है ना। बट सेम बर्थडे होने के लिए, तो सेम बर्थडे होने के लिए क्या चांसेस है, दोनों का एक ही डेट होना चाहिए। तो हम इसको 1 में से माइनस कर देंगे डिफरेंट बर्थडे को, तो दोनों का डिफरेंट बर्थडे 364/365 मिल रहा है। तो 1 में से माइनस करेंगे, मतलब 1 जनवरी को अगर स्वयं का बर्थडे है तो पीयूष का भी 1 जनवरी को ही होना चाहिए, तो वो चांसेस एक ही दिन होगा। 365 में से एक ही दिन ऐसा होगा कि दोनों एक ही दिन पर बर्थडे सेलिब्रेट करें, तो वो एक ही चांस होगा, मतलब 1/365। तो ये क्वेश्चन इसीलिए से अच्छा था क्योंकि यहाँ पर समझने वाली चीज थी, ठीक है। तो ये आप देख लेना। अब इसके बाद एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं, इनको हम कल कर लेंगे, ठीक है, फिर एक्सरसाइज कर लेंगे। फिर बाय। हाँ।
बट आप सारे एग्जांपल्स इसमें एक्सरसाइज में एक ही ओके एक ही एक्सरसाइज है इस चैप्टर में, तो इसके जितने एग्जांपल्स है वो भी आपको लिखना है, ठीक है। ओके सर। ओके साथ में सर। जो जो चीज मैंने पढ़ाई है, प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूला और वो श्योर इवेंट, सर्टेन इवेंट किसे बोलते हैं, फिर इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है ना, नॉट ई का फॉर्मूला, ई नॉट का फॉर्मूला, इस टाइप के फॉर्मूले सारे, प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में या 0 और 1 हो सकती है, ये सब चीजें लिख के रख लेना, ठीक है। ओके सर। ओके बाय। सर बाय सर। बाय बाय।